बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। तहरीक इंसाफ के रहनुमा वफाकी वज़ीर मुराद सईद जो अपोजिशन पर करप्शन इल्ज़ामात के हवाले से हर रोज़ गरजते बरसते नज़र आ रहे हैं, ख़ुद करप्शन इल्ज़ामात की जद में आ गए हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ख़त तहरीर किया है नैब को, जिसमें मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान जो पोस्ट है उसका और हबीब बैंक के दरमियान जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसकी न सिर्फ ये कि इंक्वायरी की जाए बल्कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाए। ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या? इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत हबीब बैंक जो है 118 मिलियन रुपए जो है वो लगाएगा। यह 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जो दिया गया है हबीब बैंक को। लेकिन मामला ये है कि ट्रांसपेरेंसी का मौक़िफ़ ये है कि पेपरा रूल्स की संगीन खिलाफ वर्जी की गई है, क्योंकि ना इसका टेंडर दिया गया, ना इसका इश्तिहार दिया गया, और तमाम ज़ाब्तों को, तमाम कवायद की जो है वो धज्जियाँ उड़ाते हुए एक निजी बैंक के हवाले ये कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया है। इसके तहत जो 465 अरब रुपए की सालाना पेंशन है जो बनती है, हबीब बैंक वो पेंशनर्स को तकसीम करेगा। ये 465 अरब रुपए की पेंशन के हवाले से ट्रांसपेरेंसी का मौक़िफ़ ये है कि अगर ये रकम सिर्फ 10 रोज़ के लिए और मिनिमम 6% मुनाफे के ऊपर भी रख ली जाए तो 20 साल के अंदर जो इसका मुनाफा है वो 2 अरब रुपए से ज़ायद का मुनाफा हबीब बैंक को हासिल होगा। ना सिर्फ ये कि इसमें जो 118 मिलियन है उसकी रिकवरी कैसे होगी वो भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या ये रकम हुकूमत देगी। जो पाकिस्तान पोस्ट है उनके डीजी का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान का चूँकि ना तो इसके ऊपर एक रुपया खर्च हो रहा है, ना ही जो है वो हम इसके ऊपर कोई पैसा खर्च कर रहे हैं, लिहाजा पेपरा रूल्स की वायलेशन नहीं हुई। पेपरा रूल्स की वायलेशन सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है कि जब अगर ये रकम जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने से खर्च की जाए। लेकिन जो पेपरा रूल्स है उसके हवाले से भी चीज़ें सामने आई हैं और ये जिक्र भी किया गया है, ट्रांसपेरेंसी के लेटर में भी जिक्र है, और ये जो 7 जुलाई 2020 का जो गज़ट नोटिफिकेशन है उसके अंदर भी इस किस्म की बात है। मैं यहाँ पे आपको पढ़ के भी सुना दूँ कि पेपरा रूल्स के हवाले से जो कहा गया है कि वो पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो है उसके हवाले से क्या कानून है और वो क्या कहता है। इसमें पब्लिक प्रोक्योरमेंट मीन्स एक्विजिशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी वर्क्स financed wholly or partly आउट ऑफ द पब्लिक फंड अनलेस एक्सक्लूडेड अदरवाइज। ये बातें ये है कि आप जो है वो दे ही नहीं सकते बग़ैर ओपन टेंडर के, और इसके अंदर उसी तरीके से उसी प्रोसीजर को फॉलो किया जाना चाहिए था जो प्रोसीजर फॉलो किया गया BISP या एहसास प्रोग्राम में रकम की तकसीम के लिए, और वो ओपन किया गया उस मामले को, और टेंडर किया गया, मुख्तलिफ जो है वो ऑप्शंस मांगे गए, प्रपोजल मांगे गए और उसकी स्क्रूटनी की गई। उसके बाद जो है ये मामला जो है एहसास प्रोग्राम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें रकम की तकसीम की गई। लेकिन यहाँ ये मामला नहीं है। साथ साथ ये जो 118 मिलियन है आखिर इसकी बैंक को रिकवरी कहाँ से होगी? अगर ये BOT बुनियाद पर है तो क्या पेंशनर्स की रकम जो है वो काटी जाएगी, उसमें से रकम बैंक काट के अपनी रिकवरी करेगा, या हुकूमत पाकिस्तान इसके अंदर अपने पैसे देगी? ये बहुत सारे सवालात हैं जिसके जवाब जो है वो अभी नहीं मिल रहे हैं और वो जवाब तलब मामलात हैं। लेकिन जो यही मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चला गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े इंटरेस्टिंग सवालात उठाए हैं। इस जो मामले की जो समाअत है वो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। जो गुज़िश्ता समाअत थी उसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ही अहम नुकात की जो थे उस पर सवाल उठाए थे, वो भी मैं आपके गोश गुजार करता चलूँ। हाई कोर्ट का जो फैसला है जो 14 तारीख को है उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है द अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान एंड द कंट्रोलर ऑफ मिलिट्री अकाउंट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट अ जॉइंट रिपोर्ट रिगार्डिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये वो रिपोर्ट है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मांगी है। ये क्या है? हाउ and under what authority of law Pakistan Post is disbursing pension to some classes of pensioners. Number 2, why retired employees of the armed forces in grade 1 to 16 are treated differently from those who are in the higher grades. तीसरा सवाल, why the disbursement of pension cannot be made by the established institution of Accountant General of Pakistan and the Controller General of Pakistan as is being done in case of other pensioners. Number 4, can deduction in the form of fee be lawfully made by the Pakistan Post from payment made to pensioner, and that too for services which exclusively fall within the domain of other institution of the government? Number 5, in case the answer to number 4 above is in the negative, then whether the pensioner will be entitled and eligible to refund of the amount deducted as fee and by whom?
Number 6, can disbursement of pensions be outsourced to a private entity under the law? ये वो बड़े इंपॉर्टेंट नौयत के सवाल है जिसका जवाब जो है अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देना पड़ेगा। लेकिन मामला ये है कि मुराद सईद साहब जो कि इमरान खान साहब की करप्शन के ख़िलाफ़ जिहाद के सिपा सलार हैं, उनके ऊपर बहुत ही संगीन नौयत का इल्ज़ाम लगा है। पाकिस्तान पोस्ट की जानिब से इसकी वजाहतें आ रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हबीब बैंक है उसका मौक़िफ़ भी शामिल कर लें और हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए भी हाजिर है कि अगर वो इस हवाले से अपना कोई मौक़िफ़ देना चाहें। लेकिन ये एक और मेगा स्कैंडल करार दिया जा रहा है। इसकी तहकीकात का मुतालबा किया गया है नैब से, चेयरमैन नैब से, कि वो तहकीकात करें, इस टेंडर को जो है वो कैंसिल करें और इसकी इंक्वायरी की जाए कि इसके अंदर कौन कौन से लोग मुलव्विस हैं जिन्होंने तमाम कवायद व ज़वाबित की धज्जियाँ उड़ाकर इस मामले को, यानी इस टेंडर को, इस ऑफ़र को जो है वो एक निजी बैंक के हवाले कर दिया। इसी मौजू को आज के प्रोग्राम में भी रखेंगे। साथ साथ जो अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का फ़ैसला हुआ ईद के बाद, और जो माविनीन खुसूसी के असासे और उनकी दोहरी शहरियत के हवाले से जो बाज़गश सुनाई दे रही है, गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर रमेश कुमार साहब तहरीक इंसाफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर निसार चीमा साहब। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, मुराद सईद साहब पर, उनकी मिनिस्ट्री के महकमे के ऊपर ये करप्शन के संगीन तरीन इल्ज़ामात सेट बैक नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि एक शख्स जो कि मिस्टर क्लीन का जिसका पोस्चर हो वो क्लीन बोल्ड होने की उसकी सदाएं सुनाई दे रही हो? देखिए, जो आपने बातें बताई हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से, जहाँ पे पिपरा रूल को अगर जो है वो अवेट किया जाता है कि भाई पिपरा रूल को हम छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो भी हमें एमओयू को जो है वो लॉ मिनिस्ट्री से वेट कराना पड़ता है और 20 साल का एग्रीमेंट जो है वो बड़ा लंबा टाइम है। तो मैं समझता हूँ अगर इसकी इंक्वायरी होती है तो होनी चाहिए, और क्योंकि ये हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है और खान साहब की स्पेशल ये विजन है, और आप देखेंगे कि खान साहब खुद उसकी जो है वो देखेंगे कि क्या हुआ है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाने से पहले उसकी हो सकता है नीयत साफ़ हो और हो सकता है थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हुई हो सकता है कि जो बातें आई हैं वो नहीं हो और फैक्ट और हो। तो इस वजह से आज हम किसी को भी ऐसे करप्शन के हवाले से कह दें कि इसने करप्शन की है और ये क्यों हुआ है, बात यह है कि हमारा इम्तिहान ये है कि हम अगर उस जो भी इल्ज़ाम लगता है उस इल्ज़ाम का क्लियर विथ एविडेंस अगर जवाब नहीं देते हैं तो फिर आपका जो इल्ज़ाम है वो हमारे ऊपर बजा है। मगर अगर हम उसके ऊपर बिल्कुल अपने आप को पेश कर देते हैं और हम कहते हैं और उसके फैक्ट्स बताते हैं, फैक्ट्स के बाद पता है कि आजकल थोड़ी सी भी कानून हर बंदा आजकल जान गया है, मीडिया वाले जान गए हैं। अब आज अगर ये चीज़ आई है मुराद सईद लाजमी है तो मुराद सईद की और किसी के लिए बात होती तो और बात है। मुराद सईद इस तरीके से करप्शन में थोड़ा सा तकड़ा ज़रूर है, फास्ट जाता है, जल्दी में बात करता है, मगर आप उसको करप्शन में इन्वॉल्व करें ये मुझे अभी इस वक्त तक तो नहीं लगता। मगर किसी की निरार के ऊपर कुछ लिखा नहीं होता है, मैं नहीं किसी का जो है वो हलफ लेता हूँ। ये हलफ लेने वाले और पार्लियामेंटेरियन हैं जिसको पता भी है कि हमारे लीडरों ने ये किया, हमारे लोगों ने ये किया, और मगर फिर भी जो है वो उसको इस तरीके से डिफेंड करते हैं। मैं समझता हूँ चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से, किसी भी एमएनए के ऊपर, मिनिस्टर के ऊपर या मादी की हुकूमत के ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम लगता है, देखिए ना, आज अगर आप ये सारी चीज़ें लेके आए हैं, ज़रूर कुछ न कुछ बात होगी। तो कम से कम उन चीज़ों को क्लियर करना, लोगों को सेटिस्फाई करना और इदारों को सेटिस्फाई करना ये हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि 20 साल का एग्रीमेंट 456 अरब रुपए का जो है वो 5 दिन के लिए भी पड़े रहे लोग, कभी कौन से आते हैं कौन से नहीं आते हैं। 7% आज पॉलिसी रेट बना हुआ है तो 6 साढ़े 6 तो वो भी बचत हो जाती है और बड़ा टाइम है। इन सारी चीज़ों को बिल्कुल स्क्रूटनाइज होना चाहिए। अगर पिपरा रूल को जो है वो वायलेट किया गया तो कम से कम लॉ से ज़रूर उसकी वेटेज हुई होगी। एमओयू की विदाउट लॉ के वेटेज के जो है वो नहीं हुआ होगा, क्योंकि एक प्राइवेट एमओयू हो भी सकता है प्राइवेट किसी का, मगर बात यह है कि ये गवर्नमेंट इदारा है और गवर्नमेंट इदारा बाउंड है पिपरा सिपरा सबको जो है ना वो फॉलो करने के लिए। और या तो एक होती है पेटेंट चीज
कि और किसी के पास नहीं है। ये तो 50 बैंकें हैं यहाँ पे, जी तो एग्जैक्टली ये ओपन होनी चाहिए। तो इस वजह से जी शैला रजा साहबा, मुराद सईद साहब परसेप्शन जी कि वो करप्शन के खिलाफ जो इमरान खान का जिहाद है उसमें सफ़े अव्वल के वो सिपा सलार हैं, और अब ये उन्हीं की डिपार्टमेंट की चीज़ सामने आना, ट्रांसपेरेंसी का लेटर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े सारे सवाल उठाए हैं, जवाब भी मांगा है, कल हियरिंग भी उसकी होगी, क्या कहेंगी आप? देखिए, आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किए, अल्फाज इस्तेमाल किए, रातों रात ये हो एक ही बैंक को दे देना, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। 1 घंटे में वो 3 पेपर भी दे देते हैं। और सबको पता है कि उनकी डिग्री भी इसी तरह एक घंटे में 3 पेपर में हो गई थी, तो रातों रात ये भी हो जाता है। अब इसमें जो असल बात है वो ये है कि उनके अपोनेंट पार्टी के किसी शख्स ने उन पे ये इल्जाम नहीं लगाया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से ये चीज गई है और ये बात हो रही है। ये कोई आम एमओयू नहीं है कि वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो किसी एनजीओ से एमओयू साइन कर ले तो सेक्रेटरी साहब जो है वो साइन कर देंगे और हम चाहेंगे कि वो हम काम कर ले। इसमें पैसे की डील है। जी 456 अरब रुपए 10 दिन के लिए रखना और ये सब करना, तो मैं ये समझती हूँ कि ये कुछ इतना साफ सुथरा मामला नहीं है। और जहां तक बात है साफ सुथरे की, तो आज हमने देखा कि कल जो उनकी हियरिंग है उसमें वहां पता चलेगा, लेकिन आज की हियरिंग में फैसल वार्डा भी नहीं गए हैं। और जो एक हम बड़ा मामला देख रहे हैं कि जहां हम देखते हैं कि 5वां आईजी काम कर रहा है, वहां हम ये भी देख रहे हैं कि लाहौर के कमिश्नर को भी थोड़े दिन पहले ही तैनात किया गया था, शायद चौथे कमिश्नर हैं, और सेक्रेटरी भी, जहां तक मैंने पढ़ा जी, सेक्रेटरी सर्विसेज डॉक्टर शुएब, उनको भी हटाया गया है। इसके साथ साथ वजीर जो हैं जंगली हयात के, वाइल्ड लाइफ के, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो मसाइल तो हैं। डॉक्टर निसार चीमा साहब, आप तो इन सारी चीज़ों से बखूबी वाकिफ़ हैं, सारी ज़िंदगी इन्हीं तरीके की चीज़ें गुजरी हैं। ये जो नौजवान मिनिस्टर हैं मुराद सईद साहब, इनके बारे में जिस तरह आपने फरमाया, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई सिंबल रहे हैं कोई इंटेग्रिटी ऑनेस्टी के। इनकी जो वजह शोहरत है वो गालम गलोच है। ऐवान का माहौल जब भी ख़राब करना होता है इनको टाइम दिया जाता है, और ये फिर ये क्या अपोजिशन के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात की बारिश और गालम गलोच और माहौल को ख़राब करना, माहौल को परागंदा करने के लिए चंद जो अरकान हैं हमारे ऐवान में, उनमें गालबन ये सर फहरिस्त हैं, और यही इनकी वजह शोहरत है। देखें, बात यह है कि सिर्फ मामला इन तक महदूद नहीं है। आप जहां देखें ये टीम की गालिब अक्सरियत देखें, ये तो अभी हमारे पास को उस तरह का, यानी ये ऑब्जर्वेशंस हैं कोर्ट की, इसमें कोई शक नहीं है, और बिलावजह नहीं होती, मामला सामने आ जाएंगे। लेकिन आप ये देखें जिसकी तरफ आप निगाह डालें, ये तो ये कि यानी ये शुरू से लेके आखिर तक जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह की कैबिनेट है, मैं तो कई बार कहता हूँ कि इस कैबिनेट में गालिब अक्सरियत उन लोगों की है जिनके बारे में, जिनके ऊपर वो शेर बिल्कुल फिट आता है कि नाम थे दर्ज जिनके थानों में, आज शामिल हैं हुक्मरानों में। फ़र्क क्या रह गया माजी के हुक्मरानों में और मौजूदा हुक्मरानों में? 70 सालों से जितनी हुकूमतें रही हैं सबके ऊपर जो है ना वो कसूर जाता है। लेकिन किन्होंने अब तो 6000 अरब लिए, किन्होंने। अब तो गाड़ी आप चला रहे हैं, अब तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आप पे है। देखिए, मैं समझता हूँ तारिक, जो हम जो गाड़ी चला रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं गाड़ी राइट डायरेक्शन में है। आप बिजनेस कम्युनिटी को ये अभी जो 3-4 महीने गुजरे हैं, जो पॉलिसीज आई है, स्पेशली कंस्ट्रक्शन की जो पॉलिसी आई है, स्टेट बैंक की जो पॉलिसी आई है, काफी खुश है। मैं समझता हूं कि अगर ये सिस्टम इस तरीके से कोई पॉलिटिकल टर्मोइल जो है, इस तरीके से जब पॉलिटिकल टर्मोइल होते हैं ना, डिस्टर्ब करते हैं, हुकूमत की वर्किंग डिस्टर्ब हो जाती है। अगर वो नहीं हुई तो आपको 6-8 महीने में आपको काफी चीजें प्लस देखने में आएंगी। जो 5 साल जो पीटीआई के पास मैंडेट है, आप देखेंगे कि वो मैंडेट जो खान साहब का मैनिफेस्टो था वो पूरा होगा। ठीक, आप यही मेरा शो रखें, आप 3 महीने के बाद आप मुझे बताना। अब देखें ना, 37,000 से क्रॉस कर गई है स्टॉक एक्सचेंज, और आपको डॉलर भी कम होते हुए नजर आएगा जब ये चीजें आगे ग्राफ बढ़ेगा। चलें डॉक्टर साहब, 3 महीने बाद जो है ना, यानी आज के तारीख से 90 दिन के बाद आपको जो है ना दोबारा शो में लेके हमने आपको ये बातें सुनवानी है आपकी, हमारी तो है। वैसे फैसल वाडा साहब ने भी बड़ी बातें की थी, फिर बाद में भाग गए थे। एक ब्रेक ले लें, आए भी और पेश भी नहीं हुए अदालत में आज। एक ब्रेक ले लें, तो जो डॉक्टर साहब ने जो बातें की हैं शैला रज़ा साहिबा से उनका जवाब लेते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। शैला रज़ा साहिबा, डॉक्टर निसार चीमा, डॉक्टर रमेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। शैला रज़ा साहिबा, डॉक्टर साहब ब्रेक पे जाने से कबल कह रहे थे कि गाड़ी सही डायरेक्शन में चल रही है, बिजनेसमैनों का कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहाल हो रहा है। 3 महीने बाद जो है ना वो आप मुझसे पूछिएगा, आपके सामने हालात खुद बेहतर होंगे। डॉक्टर साहब वैसे उन लोगों में हैं पीटीआई के जो बड़ी क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लेकिन ये अगर होपफुल हैं तो कोई ना कोई बात तो होगी कि डॉक्टर रमेश जैसा आदमी होपफुल है। असल में कल संडे था, डॉक्टर साहब ने सो के दिन गुजारा, वरना कल ये पढ़ते अखबार में कि मुल्क भर के ताजरों ने सैकड़ों गाड़ियों के काफिले की सूरत में इस्लामाबाद का रुख किया, मुजाहिरा किया। जब ताजिर ही खुश नहीं है, जिनको जो अमीर लोग हैं वो खुश नहीं है, जो कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग हैं वो खुश नहीं है, तो खरीदने वाला कहाँ से खरीदेगा। और सच बात यह है कि मुझे नहीं मालूम ये कौन सी गाड़ी की बात कर रहे हैं। कोरोना तो मार्च के आखिर में आया है और पिछले साल जीडीपी 1.9 थी और इस दफा कोरोना का कंबल ओढ़ के जो है -4 पॉइंट समथिंग हो गई। तो ये किस सिमत में गाड़ी जा रही है? अगर आप डाउनवर्ड पोजीशन में हैं तो इस वक्त तो फिर वो लेवल जो है उसको प्लेंथ लेवल के अंदर घुस गई है, माइनस के मतलब ये है। तो ये मेरा एक सवाल है। दूसरी बात ये है कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो आप बजट जो आया, जो इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का सबसे बुरा बजट था, जिसको जो है फिर जेआईटी और दूसरी चीजों के हवाले करके उस टॉपिक को दबा दिया गया, जिसमें पीटीआई माहिर है, उसमें जब वो आया तो उस दिन किसान जो थे, जो हमारी बैकबोन है, 70% से ज्यादा लोग जो हैं वो ज़राअत से ताल्लुक रखते हैं। इस ताजिरों की तो मैंने बता दी आपको सूरत हाल। तो वो मुजाहरा कर रहे थे कि ये 50 बिलियन रुपीस जो हैं ये कम रखे गए हैं। तो जब हफीज साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं बढ़ेंगे, और बाद में अब 30 बिलियन बढ़ाए। तो जब आपको ये समझाया जा रहा था कि लो कास्ट है, ये सारे मामले हैं, आपने नहीं सुने। तो किसान भी खुश नहीं, ताजिर भी खुश नहीं, तीसरा तबका है अवाम का। महंगाई जो है, आप इन्फ्लेशन रेट देख लें, 9.5 को टच कर रहा है। और जो सूरत हाल है उसमें दालों की कीमत भी जो 100 रुपए थी वो 200 और 225 रुपए हो गई है। कुकिंग ऑयल जो है, जो 5 किलो जो है 740 रुपए का था, अब वो 1350 रुपए का है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ड्राइंग रूम में बैठकर हम वो बातें करते हैं जो कि ग्राउंड पे नजर नहीं आती। हमें इसे देखना चाहिए। पंजाब को देखें तो सेहत और तालीम का बजट तो खत्म ही कर दिया है, सूबा 50 साल पीछे चला गया है और वहां पे भी लोग खुश नहीं है। और इस वक्त जो हम केपी में अगर देखें तो केपी में एक ऐसा रातों रात कानून पास किया गया है जिसमें रेवेन्यू और लोकल गवर्नमेंट का जो इदारा है उसको पीछे कर दिया गया है और लैंड के ऊपर ये किया गया है कि अगर कोई किसी जगह पे प्राइवेटली जो है कंस्ट्रक्शन करना चाहता है तो जस्ट एक काउंसलर के सिग्नेचर से वो वहां पे काम शुरू कर सकता है। तो ये आप किस जगह ले जा रहे हैं? एक तरफ आपके सारे पहले ही बीआरटी से लेकर मालम जब्बा और पार्टी फंडिंग केस आपके तरफ मुंह खोले खड़े हैं, दूसरे आप इदारे स्टील मिल और पीआईए के बाद अब आप यहाँ पे भी आ गए निचले लेवल पर। तो यानी मतलब, और दूसरी बात ये कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जिसपे पहले आप बहुत शोर मचाया करते थे कि 10 अरब रुपए का जो है वो मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो 2 साल के वो 20 अरब रुपए का है। और अब जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है जो कि बता रही है कि 200 अरब से ज्यादा 270 अरब है, 270 अरब, उसका भी जवाब दे दे। तो सर कमेंट कर दें तो फिर निसार चीमा से मैं बात करूं। कहते हैं गाड़ी तो चल रही है मगर उल्टी सिमत में चल रही है, इदारे बेहतर होने के बजाय जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन। जी, वो कहते हैं वो तनाजुली का शिकार है। देखिए, मैं जो बात करता हूँ वो विथ एविडेंस और प्रैक्टिस के साथ करता हूँ। 20% जो पाकिस्तान का रेवेन्यू है वो सिर्फ हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी का है। टॉप 10 एक्सपोर्टर में 3 बंदे हमारे आते हैं। हमें राइस हो, चाहे टेक्सटाइल हो, हर फील्ड में हमारा एक्सपीरियंस है, चाहे बैंकिंग हो। मैं सारा दिन हम बिजनेस कम्युनिटी से मिलते हैं, हमें पता है। कल भी मेरी डिस्कशन हुई, परसों भी डिस्कशन हुई, बैंकर से हुई। जिस किस्म का एसएमईज के हवाले से माजी में जब आप एक गाड़ी चल रही थी
और उस गाड़ी जो चल रही थी उसकी डायरेक्शन जो है, मुख्तलिफ इकोनॉमिक्स के मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं कि एक स्टाइल ये होता है कि आप पैसा बारो करते जाएं और आप उसको, जो इसहाक डार की पॉलिसी थी, क्योंकि वो भी एक अपनी पॉलिसी थी, और दूसरी तो पीपुल्स पार्टी की कोई पॉलिसी नहीं है, चाहे माजी में हो चाहे हो, इसहाक डार की बिल्कुल पॉलिसी थी। 660 और उसने ज़राअत की एक्सपोर्ट की थी। मैं देखे, मैं जो जस्टिफाई, इसहाक डार ने मुल्क को, जो मुल्क का जो पहिया चलाया, उस पहिया चलाने का ये उसका मकसद था कि भाई आप लोन लेते जाओ, पैसे लेते जाओ, मगर मुल्क के अंदर और मुल्क के अंदर इतना जो है वो टर्नओवर बढ़ाओ, उस टर्नओवर से टैक्स जो है वो कलेक्ट करो। हमारी पॉलिसी और थी। हमारी पॉलिसी ये है कि हम अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को खत्म करें, हम इस पहिए के चक्कर में नहीं, मुल्क खुद ब खुद जो है वो चले, उसके लिए हम इंटरनल अपनी पॉलिसी बनाएं, जिसकी वजह से हमारे ऊपर बाहर ये डॉलर का प्रेशर कम हो। आप कहते हैं अप्रोच डिफरेंट है गवर्नमेंट की, इसहाक डार की अप्रोच डिफरेंट, अप्रोच बिल्कुल अप्रोच उसकी 100% डिफरेंट है ना। उसकी अप्रोच और थी। उस अप्रोच के अंदर ये था कि आपके मुल्क में पैसा इतना था, आपके पास 10 करोड़ था, आपने 90 करोड़ लिया और उससे आपने टर्नओवर घुमाया, आपने मोटरवे बनाए, उसके ऊपर आपने जो है वो ऑटोमेटिक गाड़ियों का टैक्स हुआ और प्लस ये लेबर जो है वो ज्यादा काम की। उस वक्त अप्रोच दूसरी थी, इस वक्त अप्रोच दूसरी है। इस वक्त अप्रोच ये है कि हमें उस तरीके से नहीं जाना है, हमें अपने मुल्क को पाँव के ऊपर वो अप्रोच, अब वो तो वक्त बताएगा कि वो अप्रोच अच्छी थी या ये अप्रोच अच्छी थी। चीमा साहब से दुनिया के मुल्कों ने ये अप्रोच की है वो अपने आप को स्टेबल कर चुके हैं। ठीक, चीमा साहब वो कहते हैं इसहाक डार साहब की पॉलिसी को उन्होंने एहतजाज किया है और पीर को ये कह रहे हैं कि अब सेटल डाउन हो जाए। अच्छा जी, चीमा साहब कहते हैं इसहाक डार की पॉलिसी डिफरेंट थी, उसकी वजह से एक साइकिल तो ज़रूर चला मगर मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। अब हमने वो पॉलिसी ली है जिससे मुल्क स्टेबल हो जाए, जो कि कामयाब पॉलिसी है दुनिया के दीगर ममालिक में भी। तो उन्होंने कहा कि मैं तो ये है कि ऐसी बात नहीं है, बड़े लोग मुतमिन हैं, मैंने मेरी फ़लाँ से भी बात हुई, मैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब से यही कह सकता हूँ कि पता नहीं किन किन लोगों से इनकी बातें होती हैं, कौम इनसे ये कह सकती है, एक आम आदमी, गरीब आदमी इनसे कह सकता है कि भाई औरों से कहा तूने, औरों से सुना तूने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। हम आपको बताते हैं कि हम किस हाल में हैं, हम पे क्या बीत रही है, डॉक्टर साहब हमारे साथ क्या मज़ालिम हुए हैं पिछले 2 साल। चीमा साहब की सुने डॉक्टर साहब, वो कहते हैं कुछ हमसे कहा होता है, कुछ मैं मेरी गुजारिश ये है कि कौम तो इनसे कहती है कि जी चीमा साहब देखें पिछले 2 साल में कौम के साथ जो कोई जुल्म हुआ है, ये के बाद दीगरे जिस तरह महंगाई के बम गिरे हैं, अवाम का और गरीब आदमी का तो जीना मुश्किल हो गया है। देखें दूसरी बात जो है कि इस हुकूमत ने तो देखें गाड़ी क्या सीधी चलनी है, हर इदारे को तबाह करने का जैसे होता है ठेका लिया हुआ है, मईशत तबाह हो गई। हमारी बहन शाला बिल्कुल सही कह रही थी कि जब इनको हुकूमत मिली तो GDP ग्रोथ 5.8 पे थी, अब -0.4 पे है, लोएस्ट लेवल इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, अंदाज़ा करें। और फिर ये है कि देखिए हर इदारा अब चंद रोज़ पहले जिस तरह हुआ है, PIA के साथ जो कुछ हुआ है आपके सामने है कि हमने पूरी दुनिया के सामने अपनी वतन के खिलाफ, PIA के खिलाफ, सिविल एविएशन अथॉरिटी के खिलाफ, अपने पायलट्स के खिलाफ जैसे होता है ना FIR दर्ज करवा दी है पूरी दुनिया के सामने। और नताइज से बेपरवाह होकर के क्या बीतेगी हमारे PIA के ऊपर, सिविल एविएशन अथॉरिटी के ऊपर, हमारे वतन के वकार और इज़्ज़त के ऊपर, हमारे पायलट्स के ऊपर, कोई बिल्कुल बेरियाज है। फिर ये एक अंदाज़ा करें कि चंद रोज़ पहले आपने खुद हाफिज़ साहब आप भी जिक्र किया आपने ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का चंद रोज़ पहले एक और उन्होंने लेटर लिखा है इनको, और ये इनको हफीज़ शेख साहब को भी लिखा है कि देखें FBR के साबिक चेयरमैन शबर ज़ैदी साहब का सब आपके इल्म में होगा कि उन्होंने शबर ज़ैदी साहब ने आपने 6 जो उनके जो फेवरेट कंपनीज थी, इदारे थे, उनको 16 अरब रुपए का नाजायज़ फ़ायदा पहुँचाया। 16 अरब रुपए का, अंदाज़ा करें, कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो ये है कि जहाँ जिस तरफ आप निगाह डालेंगे यही सूरत है। ठीक, ये है कि ये एक नाली और बदइंतज़ामी है, और ये है कि ये करप्शन के तो नए नए स्कैंडल सामने आएंगे और इसकी सजा पूरी कौम भुगत रही है। जी ठीक, डॉक्टर साहब मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद आके ये जो अपोजिशन ने APC का फैसला किया है और माविनीन खुसूसी की जो बाज़गश्त है उनके एसेट्स के हवाले से, उसके ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं प्रोग्राम के आखिरी से।
वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर रमेश साहब, ये आपने पहले सेगमेंट में एक बात की थी कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की थी, वो ज़रूरी है। अपोजिशन जो है वो दोबारा अलाइन हो रही है, ईद के बाद APC करेंगे, फिर एहतजाज की सियासत की तरफ जा रहे हैं। तो सियासी इस्तेहकाम अगर नहीं होगा तो हुकूमत कैसे चलेगी और फिर ये मईशत कैसे चलेगी जो आप कह रहे थे कि जी वो ज़रूरी है? देखिए, सियासी इस्तेकाम जहाँ पे भी होता है उसका ज़रूर इंटरनल और एक्सटर्नल बहुत फ़ायदा होता है। ठीक। इस वक्त जो ट्याखड़ा 3 मुल्कों का बन रहा है, या अफगानिस्तान से अमेरिका की फ़ौजें जा रही है, या अमेरिका के अंदर इलेक्शन लगी हुई है, अपना अगर स्ट्रेटिकल देखा जाए तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी अहमियत है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे जो गिरिक सियासतदान हैं उनकी भी एक अहमियत है, और ये चीज़ें जो है पार्लियामेंट के अंदर सोबर तरीके से डिस्कस होके आगे बढ़ती हैं, या पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर डिस्कस होके बढ़ती हैं, तो वो बेहतर है। अब मगर मजबूरी ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो है असेंबली से बाहर, और वो सबको यूज़ करना चाहता है, मगर माजी में भी जो है वो आसिफ साहब कुछ भी है सियासत में मने हुए सियासतदान है, और उन्होंने कहा कि ये तो बाहर है, हम क्यों बाहर जाएं, और उन्होंने उसको मोटिवेट किया, और आखिर जो है वो असेंबली में बैठे। आज फिर जो है वो मौलाना फजल रहमान उस डायरेक्शन के ऊपर जो जा रहा है, मैं समझता हूँ इससे ही जो है ना वो सियासी तौर पे कोई हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। मैं आज भी आपको कहता हूँ 5 साल पूरा करेगा और इमरान खान ही करेगा, मगर ये जो चीज़ें होती हैं ये फिर गवर्नमेंट भी उसका जवाब देती है, फिर एक दूसरे के ऊपर जो गालम गलौज शुरू हो जाती है। यानी आप कहते हैं माहौल तल्ख होगा, शोर शराबा होगा, लेकिन कुछ नहीं होगा, हुकूमत ना हुकूमत जाएगी ना कुछ और होगा। वो कुछ नहीं है, वो इस वजह से कि अपोजिशन खुद भी मुतहद नहीं है। ठीक। अपोजिशन खुद भी मुतहद नहीं है, अपोजिशन के खुद मेंबरान भी उनके साथ नहीं है, और इत्फाकन से जो है वो PMLN के अंदर भी जो है वो मसले मसाइल जो है वो चल रहे हैं आपस में ही। तो इस वजह से उस चीज का कोई मैं तो अब सारी सियासत को समझ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे बहुत खुशी होती कि अगर जब ये कहते कि हुकूमत अपनी मदद पूरी करेगी, तो उसके साथ कहते कि हुकूमत अपने मैनिफेस्टो और अपने मुंह से किए गए वादों को भी पूरा करेगी। लेकिन ये नहीं कह सकते, क्योंकि GDP ये बता रही है कि 1 लाख क्या, ये 1000 भी नौकरियां नहीं दे सकते, और इनकी तमाम बातें ये बता रही हैं। जैसे कि मैंने कहा कि पंजाब में तालीम और सेहत का बजट का इन्होंने ख्याल नहीं किया, और ये ऐसे बातें कोई मोमेंटम बनेगा? शैला साहब वो कहती कोई मोमेंटम नहीं बनेगा, शोर शराबा। मैं बिल्कुल हाफिज बात कर रही हूँ। ये कोई ताना नहीं है कि ऑपोजिशन मुत्तहिद नहीं है। भाई हम तो ये देख रहे हैं कि APC जो सिंध में बुलाई गई उसमें मुत्तहदा बैठी, और PML क्यों बैठी? आपकी इत्तेहादी जमातें आपके साथ नहीं है, और ये सबसे बड़ी जो हमने समझते हैं कि डेंट पड़ा है आपकी हुकूमत में, वो यही पड़ा है कि आपके बजट पास कराने में जो बुकटीज के साथ डील हुई है वो सारी बाहर आ गई। और मैं ये समझती हूँ कि ऑपोजिशन अपने तरीक़ेकार पर पार्टीज में कुछ हो सकता है कि वो मुख्तलिफ तरीके से एहतजाज करें, लेकिन जो एजेंडा है मिनिमम के महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, बढ़ती हुई लोड शेडिंग के खिलाफ, कर्जा पॉलिसी के खिलाफ, इनकी गवर्नेंस के खिलाफ सब मुत्तहिद हैं। और जो हमारा तरीक़ाकार है, नून लीग भी उस पे है कि हम गैर आईनी कोई काम नहीं करना चाहते, और मौक़िफ़ में मौलाना भी दुरुस्त है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आईनी तरीके से। डॉक्टर साहब, अपोजिशन की तहरीक के नतीजे में हुकूमत आईनी तरीके से चली जाएगी? देखिए अब सब हमने तो देखें आईनी हदूद में रह के अपना किरदार अदा करना है। हम जानते हैं अवाम की नब्ज़ पे हमारा हाथ है, पूरी कौम जो है झोलियाँ उठा उठा के इस हुकूमत की, इस नायल और जालिम हुकूमत की रुखसती की दुआएं कर रही है, हम जानते हैं। और अब इस मामले में बिल्कुल कौम के साथ हैं, कौम की उमंगों के मुताबिक हम अपना किरदार अदा करेंगे, लेकिन हम कोई गैर आईनी तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। और जब हम जानते हैं तहरीक में जो जब तक एक दिन पिछली तहरीक में अगर सब ये एक दिन इनका एक दिन जो है इस कौम पे भारी है, इस मुल्क पे भारी है, और अवाम के लिए इन्होंने ये है कि जो जिस तरह की सूरत पैदा कर दी है, अवाम के लिए अब जीना मुश्किल इन्होंने कर दिया है। हम इस अजाब से निजात दिलाने के लिए बिल्कुल अपना किरदार, जमहूरी किरदार अदा करेंगे। एक बात आखिरी, आप सब आपने खुद जिक्र भी किया कि देखें ये इमरान खान साहब का अपना मौक़िफ़ था कि जो लोग जो डुअल नेशनलिटी के हामिल हैं उनको आके
ना काबीना का हिस्सा होना चाहिए, ना ये कि ये पॉलिसी साजी और फैसला साजी में उनका कोई किरदार होना चाहिए। सही। लेकिन ये कि देख लें कि कितने उनके मामलीन खुसूसी हैं, कितने एडवाइज़र हैं जो डुअल नेशनलिटी के हामिल हैं। लेकिन ये एक मिसाल है, इस तरह की सैकड़ों मिसालें हैं जो जो इमरान खान साहब कहते कुछ है, करते कुछ जी, है। डॉक्टर रमेश कौल और फेल में तजाद तो कदम कदम पे नजर आता है। ये डॉक्टर रमेश साहब, माविनीन खुसूसी एडवाइज़र इमरान खान साहब कहते थे डुअल नेशनल वाले को नहीं होना चाहिए, अब हैं, लोगों ने उन्हीं के क्लिप्स निकाल के दिखा रहे हैं, इस पे भी आंखें बंद कर लेंगे, क्या होना चाहिए? मेरे पर तो सवाल पहली चीज तो ये कि कॉल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए, मैं इस चीज से एग्री हूँ। मगर पॉलिटिक्स के अंदर अगर कहीं पे आप पॉजिटिव चीज़ों के लिए अगर अपने आप को कंप्रोमाइज अपनी कमेंटमेंट से करते हैं, जैसे अब सानिया निश्तर की बात करें, आप पता है सानिया निश्तर ने अभी जब ब्रीफिंग दी, मैं था, मैडम आयशा गोस्पर पाशा थी, अली, मतलब जो नून लीग के जो बंदे थे, पीपुल्स, हर बंदे ने उसको अप्रिशिएट किया कि आपके काम की वजह से जो है वो आज पीटीआई को जितनी क्रेडिट दें वो आपके काम की वजह से है। मुझे ये बताएं कि अगर आप इस तरीके के जो बंदे जो इतनी अपना तनख्वाहें घर अगर छोड़ के आते हैं, जैसे स्टेट बैंक का गवर्नर आया वहाँ से आपने उसके बारे में भी ये कहा, मैं समझता हूँ ये चीज़ें मुनासिब नहीं है। मगर फिर भी आप इसके लिए जो पॉलिसी बनाएं सारी पार्लियामेंट के अंदर मिलके कि भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए। था ना इमरान खान साहब का, अपने उस कॉम्प्रोमाइज किया उन्होंने। इस वक्त देखें, इस वक्त सियासी स्लोगन हुकूमत में आने के बाद जो है सियासी स्लोगन की अपनी एक अहमियत जरूर होती है, मगर हुकूमत में आने के बाद मेन चीज जो है वो कानून की होती है। सही जी, ये शैला साहब कानून की छतरी की आड़ में वो कहते हैं जी बस ठीक है, फिर तो कानूनी तौर पे नहीं, मैं नहीं समझती ये, क्योंकि अगर हम सिर्फ यही नहीं कि माविन खुसूसी क्या हैं, बल्कि आप ये भी देखें कि बहुत ज्यादा एक जुमला इनके यहाँ यूज किया जाता था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो रज़ाक दाऊद साहब को सबसे बड़े ठेके दिए गए हैं, इसके अलावा और भी। और जो सानिया नश्तर हैं, देखिए ये BISP को अगर आप एहसास प्रोग्राम कह दें, वो पहले ही बजटेड था और उसमें जिस वक्त आपने उसको सही कर रहे थे, इट्स अ गुड थिंग, लेकिन आपने उसमें कोविड उस वक्त नहीं प्लस किया था, बल्कि आपने 3 महीने के पैसे रोके हुए थे, फिर आपने उसमें 2000 मिला के आपने बांटा। तो मुझे बताएं कि जो गरीब लोग थे उनको 3 महीने पैसे रोकना जायज था? जो लोग गलत थे उनको अगर आप पहले ही मरहले पे वो समझ आ गए थे, तो फिर 2 महीने के 2000 रुपए देने के बाद अब वो 12,000 रुपए ये क्या है? वजीर आजम की फैमिली 2 लोगों पे मुश्तमिल है, 2 लाख में पूरी नहीं होती। गरीब को 12,000 रुपए देके आप खामोश हो गए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये बजटेड प्रोग्राम था, उसको इन्होंने अच्छा कर दिया, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डुअल नेशनल वालों को मिनिस्ट्री छोड़नी चाहिए। शैला साहब बिल्कुल छोड़नी चाहिए, बिल्कुल छोड़नी चाहिए, ये तो कोई तरीका नहीं है। मुराद अली शाह ने 2 दफा इलेक्शन लड़ा इसके लिए और नेशनलिटी छोड़ के इलेक्शन लड़ा, सारा किया जा रहा था, तो इनको या तो छोड़े वरना मिनिस्ट्री से हट जाए। जी चीमा साहब, फाइनल कमेंट जी आपका। जी मैं तो आप सब ये गुजारिश करूंगा, एक तो डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने सानिया निश्तर का जिक्र किया, वो डुअल नेशनलिटी के हामिल नहीं है जी, उनका जिक्र नहीं हो रहा। दूसरी बात जो है वो ये है कि इसके बारे में इमरान खान साहब का अपना मौक़िफ़ ये है कि जिसने भी किसी और मुल्क की नेशनलिटी लेनी है उसने उस मुल्क के साथ वफादारी का हल्फ उठाना है। इस तरह यह कि वो अपने हमारे वतन का कैसे वफादार हो सकता है। दूसरी बात, इमरान खान साहब हमेशा ये कहते रहे कि जिन लोगों की जायदादें बाहर हैं, एसेट्स बाहर हैं, उनके ये है कि इंटरेस्ट भी उनके बाहर हैं। अब ये देख लें उनके कितने उनके जो है स्पेशल असिस्टेंट जो है उनकी जायदादें बाहर हैं। तो ये मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि कॉल और फेल का तजाद तो कदम कदम पे नजर आता है जो डुअल नेशनल है। जी रमेश साहब, फाइनल सेंटेंस और ये कि जी क्या छोड़ देनी चाहिए वजारत या नेशनलिटी छोड़नी चाहिए अगर पाकिस्तान? इसमें कोई जो बात की जा रही है कि दूसरी नेशनलिटी का जब हलफ लेते हैं तो आपकी सिंसियरिटी उसके साथ होती है, एक्सपर्टीज अपने जगह पे, मैं समझता हूँ उसके लिए भी पॉलिसी बननी चाहिए। ऐसे तो पीपल्स पार्टी के हवाले से भी 4-5 लोग जो है यहाँ पे उसके भी कोई नेशनलिटी और अकामा के चक्कर हैं जो चल रहे हैं, मगर फिर भी मैं जस्टिफाई ये बात है कि इसके लिए जब दूसरे मुल्क की नेशनलिटी लेते हैं तो आप कम से कम उसके हवाले से कोई पॉलिसी बनाएं। रमेश साहब, आप अपना वर्जन दें, पॉलिसी तो बनती रहेगी, या वजारत छोड़ दें या नेशनलिटी छोड़ दें, एक काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
मैं तो समझता हूँ चीमा साहब ने जो बात की कि दूसरे मुल्क का जो हलफ लेता है उसकी सिंसियरिटी उस मुल्क के साथ भी ठीक। होती है, तो इस वजह से अगर जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा ही इतना खिदमत करना चाहता है कोई बंदा, तो कम से कम उसको उसके लिए फिर नेशनलिटी जो है वो छोड़ के आए, तो फिर ज़्यादा उसको जो है ना वो फ़ायदा है। और मैं समझता हूँ अखलाक की फिर जुर्रत आदमी की बढ़ जाती है। वाह वाह, देखें शैला साहब आप वाली बात कह दी डॉक्टर रमेश साहब ने जो आप चाह रहे थे। डॉक्टर साहब जो है ना वो मैंने भी थम्स अप किया उनके लिए। अच्छा ठीक, डॉक्टर रमेश साहब, डॉक्टर निसार चीमा साहब और शैला रजा साहिबा, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।